गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है मनीष कुमार। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री में हमने शुरू किया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमने थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और अभी हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तांडव, है ना। देखो, जो फर्स्ट लेक्चर इस सीरीज का जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कर रहे हैं, आप थ्योरिटी के वो लेक्चर देखो और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करो, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। न्यूमेरिकल डाटा चेंज हो सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन यहीं से आना है, इससे ज़्यादा कहीं से कुछ नहीं आएगा। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो। देखो, इनमें कोई किसी तरह का आपको एजिटेशन नहीं करना है कि आ रहा है नहीं आ रहा है, पूछो, आप जो भी हो जैसा भी है रिस्पॉन्ड करो। तो बच्चों देखो, आज शुरू करते हैं बहुत जल्दी से, 2-3 क्वेश्चन निपटाएंगे। आप तरीके समझते रहो, क्वेश्चन आपकी बुक में आपको बहुत मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहा करो। तो देखो, क्वेश्चन हमारा है, तो उससे पहले थोड़ा सा प्रमोशन। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में, और उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने सभी यार दोस्तों को बोल के करा दिया होगा। सभी बच्चे कम से कम 5-5, 10-10 सब्सक्राइब जरूर कराएं। बड़े हो गए और 12th वाले हो तो समझते हो कि कैसे अगर ये चीजें और किसी को फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि दूसरे स्कूल में क्या हो रहा है कि लिंक भेज दिए जा रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी टीचर से जिससे आपका पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, उसके आप लिंक देख के उस चीज को इतना ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके यार दोस्त पढ़ रहे हैं, तो सभी की भलाई के लिए हमारा चैनल आप सभी को रिकमेंड करो। तो देखो, क्वेश्चन क्या है, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। सेल दे रखी है आपको एक ये, और इसकी आपने ईएमएफ कैलकुलेट करनी है। ये आपका रहेगा क्वेश्चन होमवर्क। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रोजन के केस में जब होता है ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के केस में जो प्लेटिनम होता है वो लिख दिया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस है, जब तो गैस है कंप्रेस कर देंगे तो लिक्विड बन जाएगी, तो वो इलेक्ट्रोड थोड़ी बनेगा। उसमें प्लेटिनम वायर डाल देते हैं कैरियर के लिए कि उसकी जो मूवमेंट होती है उसके लिए। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होना, ये हाइड्रोजन के लिए है। देखो, इसके लिए आपको गिवन है डाटा Fe2 पॉजिटिव से Fe ये दे रखा है। यहाँ पे कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की, यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी आयरन की है। आपको नेक्स्ट इक्वेशन लगा के निकालना है, उसकी कैलकुलेट करनी है ईएमएफ ऑफ द सेल। कर लो, नेक्स्ट इक्वेशन पता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आपका होमवर्क है, आपको ये घर पे करना है। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताना भूल गया, जो लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो सीबीएसई 2008 में फॉरेन सीबीएसई के लिए आया था। आपको पता नहीं होगा कि हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इंडिया के अलावा भी काफी सारे देशों में ऑपरेट करता है, जैसे दुबई हुआ, श्रीलंका हुआ, नेपाल, भूटान वगैरह, काफी सारे मोर देन 10 कंट्रीज में सीबीएसई बोर्ड चलता है। तो फॉरेन सीबीएसई का जो पेपर था उसका क्वेश्चन था ये वहां पे लास्ट वाला। अभी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आया हुआ, आपने सेल पढ़े होंगे जो मैंने आपको भेजे थे। तो व्हाट इज प्राइमरी सेल, गिवन एग्जांपल। देखो, इट इज सेल इन विच, एक होता है हमारे इन्वर्टर्स, वो क्या एक तरह से बैटरी। सेल क्या है, सेल एक यूनिट है, बहुत सारे सेल्स मिला दिए जाए तो बैटरी बन जाती है, यही फर्क होता है सेल और बैटरी में। तो भाई सेल हमारी जो घरों में टॉर्च होते हैं, टॉर्च में हम जो सेल डालते हैं, कुछ एक सेल होते हैं, कुछ एक टॉर्च होती है हमारी रिचार्जेबल, उनको हमने प्लग लगा दिया, रिचार्ज हो गई। और कुछ एक होते हैं जो निप्पो सेल आते हैं या फिर दूसरी जो कंपनीज के सेल आते हैं, उनको यूज किया, जैसे ही टॉर्च जलनी बंद हुई, सेल डिम हुआ, हमने फेंक दिया। मतलब अब उस सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते। तो सच काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्राइमरी सेल्स। देखो, इसकी डेफिनेशन लिख लेना अपने, इट इज अ सेल इन विच प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी चेंज्ड बैक इनटू रिएक्टेंट्स। कि अगर एक बार रिएक्शन हो गई, एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन होके ट्रांसफर हो गया, उसका करंट चल गया, उसके बाद वो वापस से प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बन सकता। मतलब ऐसी है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। प्रोडक्ट्स कैन बी चेंज्ड इनटू रिएक्टेंट्स दैट इट इज नॉट रिचार्जेबल। एग्जांपल, रिचार्ज नहीं कर सकते। एग्जांपल होता है इसका ड्राई सेल, जो हमारे सेल होते हैं ड्राई वाले, मर्री सेल, 2 एग्जांपल लिख लेना। In such kind of cells, electrical energy is produced by the reactions occurring in the cell। इस तरह की सेल में जो सेल के अंदर रिएक्शंस होती रहती है, उसके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है। कर लोगे, इसकी डेफिनेशन लिखो। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल देखो आपका एक और आया है, व्हाट इज मींट बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जब हमने कंडक्टिविटी के जो चैनल लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो कंडक्टिविटी है कि उसके बाद उस सॉल्यूशन का और कंडक्टेंस बढ़ ही नहीं सकता भाई, उसमें कितना ही डाइल्यूशन कर दो। एक टाइम तक मैंने बताया, जैसे डाइल्यूशन करेंगे हम
डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होगा, फिर रुक जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। तो देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या, आप समझ तो लोगे कि उसके बाद किसी तरह का कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगा, वो लास्ट लिमिट है, उसके बाद बस खत्म। लेकिन इस चीज को एक्सप्रेस कैसे, क्वेश्चन में आ जाए पेपर में कि व्हाट इज मींट बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो कैसे लिखोगे वो आप एक इसको नोट डाउन कर लेना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू मैक्सिमम कंडक्टेंस। मैक्सिमम कंडक्टेंस कब, when solution is very very dilute such that there is no further increase in molar conductance on further dilution, कि वो लास्ट कंडक्टेंस हमारा, वो लास्ट कंडक्टिविटी जब लास्ट डाइल्यूशन कर दिया कि उसके बाद आप कितना ही मन चाहे पानी डाल लो उसमें, उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा। तो मतलब किसी भी सॉल्यूशन का जो मैक्सिमम जो कंडक्टिविटी होगी उसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर वर्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस, कि उसके बाद इतना डाइल्यूशन कि उसके बाद आप कितना ही पानी डालते रहो नहीं बढ़ सकता भाई। एक बार आए दूर दूर हो गए, लिमिटिंग पे पहुंच गए कि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, अब कितना ही पानी डाल दो, अब जितनी उनको इंडिविजुअल इसको देनी है, इसको देनी है उतनी ही देगा, आप फर्दर कितना ही डाइल्यूशन कर दो कोई चेंज नहीं आएगा मोलर कंडक्टेंस में। तो उसको क्या कहेंगे इस कंडीशन पे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों बहुत हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी उसके ऊपर बेस्ड। अगर आप लोग में से कोई आईआईटी नीट वगैरह की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समझो देखो क्या कह रहा है, गिवन दैट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल्स आर, ये आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है मेटल्स का, क्या दिया है देखो, के पॉजिटिव से के मतलब रिडक्शन, Ag पॉजिटिव से Ag रिडक्शन, Cu2 पॉजिटिव से Cu रिडक्शन, Mg2 पॉजिटिव से Mg रिडक्शन, Cr3 प्लस से Cr रिडक्शन, Fe2 प्लस से Fe रिडक्शन। आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है सारे मेटल्स का, और कह रहा है क्वेश्चन अरेंज दीज मेटल्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है आपको, रिड्यूसिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल और रिड्यूसिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखो हमने याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज हमने पढ़ी थी, हमने क्या करा उनकी रिडक्शन पोटेंशियल लिखवाई थी, रिडक्शन पोटेंशियल, और आपको बताया कहीं भी अगर आपको ऑक्सीडेशन दिखा हो, कहीं पे स्पेसिफिकली दिया हो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आपको ऑक्सीडेशन लेना है, अदरवाइज वो रिडक्शन पोटेंशियल ही माना जाता है। तो उसमें हमने देखा था कि वैल्यूज ऊपर नेगेटिव 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 ऐसे करके हाइड्रोजन पे 0 फिर पॉजिटिव ऐसे शुरू हुई थी, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ था हमारा। तो रिडक्शन पोटेंशियल हमने देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे के पॉजिटिव से के जाने में -2.93 वोल्ट ले रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ले रहा है, रिडक्शन होना है, मैक्सिमम रिडक्शन है। उसके बाद ये Ag पॉजिटिव से Ag, क्योंकि माइनस में ये प्लस में ये कम हो गया बहुत कम, तो मतलब ये रिडक्शन बहुत कम करेगा भाई, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है नेगेटिव वैल्यूज थी रिडक्शन जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में थी, और वो रिडक्शन पोटेंशियल था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो उस हिसाब से करेंगे तो जितना ज्यादा नेगेटिव, आपको याद रखना है, जितनी ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल उतनी उसकी क्या ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। जितना मोर विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल इन नेगेटिव, मोर विल बी द रिड्यूसिंग पावर। कर लोगे कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल हमारा जितना ज्यादा नेगेटिव है उतनी उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। उल्टा करोगे ऑक्सीडेशन की टर्म में तो वो उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा। तो लगाओ, अरेंज करो। सबसे पहले क्या आएगा, के पॉजिटिव से के, भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना हमें, ये तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो सबसे कम देखो कौन आएगा, पॉजिटिव वाला ढूंढो, सबसे कम पॉजिटिव ये रहा Ag, ऐसे लिख दो। दूसरे नंबर पे कौन आएगा, Ag गया, और पॉजिटिव कौन है, Cu कॉपर, कॉपर कॉपर गया पॉजिटिव। आ जाओ नेगेटिव में, क्या है, आयरन। इसमें से किसको लिखोगे, मोर नेगेटिव, ये मोर नेगेटिव, तो ये पहले आ जाएगा आयरन। उसके बाद देखो क्रोमियम, फिर क्या आएगा मैग्नीशियम, और फिर क्या आएगा पोटेशियम। कर लोगे, आ गए समझ में। देखो क्या करना है कि ये देखना है दिया क्या है, रिडक्शन 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 रिडक्शन, पूछा क्या है रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल होती है, मोर विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल इन नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव में रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी उसकी। कर लोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए पॉजिटिव में,
तो ये आपको बैठा लो दिमाग में कहीं किसी कोने में, ये अरेंजमेंट आपकी नीट वीट में तो जरूर आती है, IIT जेईई नीट में तो क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। मोर विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल इन नेगेटिव, मोर विल बी द रिड्यूसिंग पावर। तो अरेंज करना आएगा, कुछ नहीं है, वैल्यू पढ़ के सीधा करना। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था? अगर आपको ये लाइन पता हो कि मोर विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल इन नेगेटिव, मोर विल बी द रिड्यूसिंग पावर, कुछ नहीं था। 3 नंबर का क्वेश्चन था, CBSE में पूछा गया 2008 में। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों शुरू करते हैं जल्दी से। देखो वो स्टेटमेंट आपने नोट कर ली थी ना, अब इसको सोल्व करते हैं। तो जो स्टेटमेंट में देखो गिवन क्या क्या था हमारे पास, डब्ल्यू दिया था, एजी कितना डिपॉजिट हुआ, एजी का जो इक्विवेलेंट वेट होता है 108 होता है, आप देख लेना, गिवन होगा आपको दिया हुआ है। कॉपर का इक्विवेलेंट वेट होता है 63.5/2, क्योंकि कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, 2 प्लस में है तो हो जाएगा 63.5। अगर कॉपर 1 में होता है, Cu+1 स्टेट में होता है, क्यूप्रस में होता है, तो हो जाएगा 63.5। इक्विवेलेंट वेट आपको आना चाहिए कि जितना भी उसके आयन मतलब चार्ज होगा उससे डिवाइड कर देते हैं मोलिकुलर वेट को, तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आता है। ऐसे जिंक का है 65/2, क्योंकि जिंक भी Zn2+ में है, जिंक सल्फेट, तो इसका हो जाएगा 32.5, 31.25, 108। ये सिल्वर का डिपॉजिटेड है, ये हमारे पास करंट है, ये हमारा गिवन डाटा है। अब ये यूज करना है हमें फैराडे सेकंड लॉ और निकालना है कि भाई कितना हमारा कॉपर डिपॉजिट होगा, कितना हमारा जिंक डिपॉजिट हुआ होगा, ये हमें पता करना है। चलो तो देखते हैं। देखो इसके हमारे पास दोनों है, Ag का डिपॉजिट भी है, Ag का हमारे पास इक्विवेलेंट भी है। एक बार इसको इसके साथ कंपेयर करो, एक बार इसको इसके साथ करो, रखो। निकालना क्या है, कॉपर का इक्विवेलेंट पता है ना, तो WCu कैसे निकालोगे, WCu WAG ECU से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ECU डिवाइडेड बाय EAG, कर लो। WAG कितना है 1.45 डिपॉजिट हुआ है, कॉपर का इक्विवेलेंट कितना है भाई 31.25 और ये 108। इसको सॉल्व कर लो, इसका जो आंसर आता है भाई वो आता है WCu 0.426 ग्राम, 0.426 ग्राम। तो जब 1 पॉइंट कितना है 45 सिल्वर डिपॉजिट होगा उस टाइम, उतनी करंट से जो कॉपर डिपॉजिट होगा वो 0.426 होगा। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का प्रोपोर्शन है। अब ये 1.45 हो रहा है, इसका इक्विवेलेंट वेट 108 है, जबकि कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना है 31.25, तो ये उसी रेशियो में कम हो जाएगा। फैराडे ने यही तो बताया था कि इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के। अगला देखो, इन दोनों आपस में इक्वेट करो। निकालना क्या है, डब्ल्यू जिंक निकालना है, WZn कर लो, WAG इंटू EZn और डिवाइडेड बाय EAG। WAG कितना भाई 1.45, ई जिंक कितना है इक्विवेलेंट वेट 32.5 और ये 108। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, 0.436, 0.436। देखो ज्यादा चेंज नहीं हुआ, क्यों कि दोनों ही इक्विवेलेंट वेट लगभग लगभग बराबर 32.5 31.25, तो दोनों का देखो जो डिपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम सही है, जबकि Ag ज्यादा डिपोजिट हो रहा है क्योंकि उसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा है। तो आप ये समझ सकते हो कि इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल ही डिपोजिशन होगा कैथोड के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टास्क था वो हो गया कि हमने कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ वो पता लगा लिया, कितना जिंक डिपॉजिट होगा वो पता लगा लिया है। अब अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि करंट कितनी देर फ्लो करेगा इतने डिपोजिशन में, कितनी देर कितनी सेकंड के लिए 1.5 का स्टेडी करंट फ्लो करेगा इस सब करने में। अगर 1.46 हो रहा है, ये 1.45 ये है, 0.426 ये 0.436 है, इस सब प्रोसेस में करंट कितनी देर फ्लो करेगा। अगला क्वेश्चन ये था हमारा, इसी क्वेश्चन का सब पार्ट, और ये 5 नंबर में है, वो भी फैराडे 4 नंबर में। ऐसा भी कई बार हो जाता है, तो आप सभी लॉज को अच्छे से समझो, एक क्वेश्चन बहुत है, फैराडे आपको क्लियर हो जाएगा। हमने एक पढ़ा था M इज इक्वल टू ZIT, और Z का मैंने बताया था आपको E डिवाइडेड बाय फैराडे। लगा दो भाई, यहां से M हमारे पास है ही, T निकालना है, T निकाल लो, M डिवाइडेड बाय Z क्रॉस I। M कितना है 1.45, डिपोजिशन इतना होगा, कितने करंट
जेड कितना होगा, ई कितना है 108 फैराड से ऊपर कर दो गुना, और नीचे आई है 1.5। ये आपका टाइम आ जाएगा भाई। इसका जो आंसर आएगा, वो आएगा 863.7 सेकेंड्स। ये आंसर है। इतनी देर वो करंट फ्लो करेगा। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ो, समझो एक बार पूछ क्या रहा है। उसके बाद ये चीजें आपको वहां से फिल्टर करके लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिया क्या है। अब दिए हुई चीज से आप ये याद कर सकते हो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। वो करने के बाद सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मैथमेटिकल है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। जो एक क्वेश्चन दिया है उसको आपने सोल्व करना है अच्छे से दिमाग लगा के। अगले वीडियो में हम उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। आप लोग जुड़ो भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखा करो। हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके काम आएगी, क्योंकि देखो बच्चों कोई शॉर्टकट नहीं है। कोरोना तो आया है, कोरोना एक दिन चला भी जाएगा। बोर्ड के पेपर आपके वही मार्च में होना है। सीबीएसई सिलेबस भी थोड़ा बहुत कम कर रहा है, लेकिन इतना भी कम नहीं करेगा कि आप 3 महीने मस्ती करो और फिर एकदम से हम सब करा दें। तो ये इसको सीरियसली ले लो, ये क्लास ही चल रही है आपकी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। कुछ एक बच्चों के डाउट्स भी आते हैं, कुछ एक बच्चे पूछते भी हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं, फीडबैक भी देते हैं। सभी लग जाओ आप ये करने, क्योंकि किसी को ये लग रहा है कि सिलेबस दोबारा होगा और हम वहां सीखेंगे। सिलेबस दोबारा होगा, इनफैक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखने की गारंटी नहीं होगी आपको। क्योंकि आप स्पीड समझ सकते हो, आपके मुश्किल से 100 दिन मिलेंगे आपको, बिल्कुल जो प्योर 100 दिन होंगे पढ़ने के। अदरवाइज आपके तुरंत खुलने के बाद ये सारे सिस्टम शुरू हो जाएंगे, हर तरह के प्रैक्टिकल्स की बातें भाई, आपका ऊपर से यूटी और प्री एग्जाम, बहुत सारी चीजें होती है फॉर्मेलिटी बोर्ड की, सब हो जाएगी। तो आपके पास समय नहीं है, आप इसको यूज करो। हम बहुत धीरे करा रहे हैं, इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप समझो। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आप सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी यार दोस्तों से जरूर करवाएंगे सब्सक्राइबर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।